चैप्टर अपन पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको मध्य उच्च प्रदेश के सभी क्षेत्र बता दिए थे। मध्य उच्च प्रदेश को फिर से 5 भागों में बांटा गया था। मैंने आपको बताया था कि जो मध्य उच्च प्रदेश है उसको अगेन 5 डिफरेंट सेक्शन में बांटा गया है, 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। और उनके नाम मैंने आपको बताए थे। मध्य भारत का पठार था, उसमें आपका मालवा का पठार था, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ये 5 क्षेत्र जो है मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये पांचों क्षेत्र जो है आपके मध्य उच्च प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, तो इनके संबंध में मैं आपको कल तक की क्लास में बता चुका था। आज जो है 2 क्षेत्रों का हमें इसमें पढ़ना है। 2 क्षेत्र अभी बचे हुए हैं, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी और बघेलखंड का पठार। ये 2 अभी बचे हुए हैं जिन्हें हमें आज की क्लास में खत्म करना है। सतपुड़ा पर्वत मैकाल पर्वत श्रेणी और बघेलखंड का पठार। तो जो सतपुड़ा पर्वत मैकाल श्रेणी है आपकी, वो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है और बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित है। तो इसे हमें जो है पढ़ना है। ठीक है, सो आज की क्लास में हम सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी को पढ़ेंगे। ये क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को हम जानेंगे। तो आप उसको देखते जाएं, एक एक करके पॉइंट में बताता जाऊंगा, उनको आप नोट करते जाएं। और यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो किसी भी प्रकार का, तो वो आप मेरे से पूछते जाएं। ठीक है सर, स्क्रीन पीछे करना 1 मिनट। बिल्कुल, देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अपन आगे की तरफ देखते हैं। सो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, कल मैंने इसके संबंध में थोड़ी सी आपको जानकारी दी थी कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी सीमा पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत के नाम से जानी जाती है। जो ये पर्वत श्रृंखला भारत की एकमात्र ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है जो कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। तो इसके संबंध में मैंने कल आपको बताया था। कुछ पॉइंट हम इसके लिए देखते हैं। जैसे सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपका क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन है ये कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस पर्वत के द्वारा निर्धारित होती है, तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के द्वारा निर्धारित होती है। यदि ये क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी के द्वारा निर्धारित होती है, तो फिर वहां पर जो है ताप्ती नदी का नाम आएगा। ठीक है, ताप्ती नदी के द्वारा जो है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा निर्धारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख जिले हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख जिले हैं, उनमें बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये सारे जिले जो है आपका क्रम से जो है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और बालाघाट से स्टार्ट होता है पूरब से आपका, बड़वानी तक आपका जाता है, जिसमें ये सारे जिले आपके आते हैं। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, ये बुरहानपुर, ये सारे जिले आपके जो है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में साल, सागौन, छिंद तथा स्योना के जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है, वैसे भी ये जो पूरा क्षेत्र है आपका पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर जंगल बहुतायत में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और उनमें भी किन वृक्षों की बहुतायत है आपका, तो साल का वृक्ष है, सागौन का है, छिंद का है और आपका जो है स्योना का वृक्ष है। इनकी बहुतायत यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, छिंद के वृक्ष के नाम पर ही छिंदवाड़ा नाम पड़ा है। ठीक है, स्योना के वृक्ष के नाम पर ही आपका सिवनी नाम पड़ा है, जिले का नाम सिवनी पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर स्योना के वृक्ष की बहुतायत होती है। छिंदवाड़ा में छिंद के वृक्ष की बहुतायत होती है। बड़ के वृक्ष के नाम पर बड़वानी नाम पड़ा है आपका, जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी जिला है बड़वानी, उसका नाम बड़ के वृक्ष के नाम पर पड़ा है।
तो इस तरीके से यहाँ पे जंगलों की बहुतायत है, बहुत बड़ी मात्रा में जंगल पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, पूरे पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। और साल, सागौन, छिंद और सेवना के जंगल पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उनमें ताप्ती नदी, बैनगंगा, छोटी तवा, नर्मदा, बारधा, इसमें लिखी नहीं है, बारधा नदी भी है इसमें आपकी। तो ये सारी नदियां जो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी सीमा में बहती हैं आपकी, और जो है सतपुड़ा पर्वत मैकाल श्रेणी से ही निकलती हैं। एक बारधा नदी भी आप लिख लेना, आगे हम इसको पढ़ेंगे। बारधा नदी इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। सो ये मैंने नदियां आपको बताई जो कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। हाँ, बारदा है, बरदा है। हाँ ऐसी है, बरधा ही है आपकी, बरधा नदी है। आई थिंक बरदा है। हाँ बरधा ही है, बरधा ही है ना। तो ये नदियां हैं आपकी जो कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आपका सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 32,000 वर्ग किलोमीटर है इस पर्वत श्रेणी का कुल क्षेत्रफल, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% है, 11% है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है। सो ये हमें इसके संबंध में सारे फैक्ट को याद रखना है आपका जो है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। और मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी जो है सारे पठारों को क्रमशः याद करने की, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े से छोटे की हो। तो मैंने आपको उसमें बताया था मन से मध्य भारत, रीवा, पन्ना, बुंदेल, बघेल। तो उसमें मन से क्या बनना है आपका, सतपुड़ा बनना है। तो ये तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में तीसरे स्थान पर आता है। और अगर इनमें कोई कंफ्यूजन है तो आप वो पूछ ले मेरे से, है ना। यदि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो इन सभी पॉइंट में नोट कर लें या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अगर नोट नहीं कर पाए तो आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और आप एक काम करें कि जिन भी स्टूडेंट्स की फीस बची हुई है वो अपनी फीस जमा करवा दें। काफी टाइम हो चुका है क्लास चलते हुए, ठीक है, जिससे कि मैं नोट्स वगैरह आप लोगों को अवेलेबल करवा सकूं, है ना। तो आप जिनकी भी फीस बची हुई है वो अपनी फीस जल्दी से जल्दी जमा करवा दें। काफी टाइम हो चुका है, मैंने आपको बताया भी था कैसे पे करना है। यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो या कोई परेशानी हो तो मेरे से पर्सनली बात कर सकता है मोबाइल पर या व्हाट्सएप पर, किसी भी प्रकार से, ठीक है। सो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत स्लाइड पीछे करना, बिल्कुल लीजिए, ठीक है, हो गया सर। ओके। सो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है धूपगढ़ की चोटी आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी धूपगढ़ की चोटी, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। और ये किस पर्वत पर स्थित है आपकी, महादेव पर्वत पर स्थित है, ठीक है। एक्चुअल में सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी कोई एक पर्वत नहीं है, पूरी पर्वतों की श्रृंखला है। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा चित्र में, यहाँ पर ये पर्वतों की पूरी एक श्रृंखला है, ठीक है। तो इसमें महादेव पर्वत बीच में आता है, ये जो बीच वाला हिस्सा ये महादेव पर्वत का कहलाता है। और यहाँ पर आपकी धूपगढ़ की चोटी स्थित है, जिसकी कुल हाइट कितनी है आपकी 1350 मीटर, 1350 मीटर इसकी कुल हाइट है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाली धूपगढ़ की चोटी की। अच्छा, ये धूपगढ़ की चोटी कहाँ पे आती है आपकी, कहाँ पे पड़ती है, तो ये जो है पचमढ़ी में, आपका पचमढ़ी नामक स्थान पर जो है ये पड़ती है। और पचमढ़ी किस जिले के अंतर्गत आता है, तो पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। सो पचमढ़ी आपका होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है और सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी जो है पचमढ़ी के अंतर्गत आती है, ठीक है। सो मुझे लगता है ये कंफ्यूजन में आपका कोई होगा नहीं, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, यदि हो तो पूछ लेना आप। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस क्षेत्र में तांबा और मैग्नीज की खदानें पाई जाती हैं, बहुतायत में पाया जाता है तांबा और मैग्नीज। अच्छा, ये दोनों ही जो है आपके बालाघाट से सबसे ज्यादा मिलते हैं। मैग्नीज की जो खदानें हैं उसका मैंने कई बार नाम आपको बताया है। मैग्नीज की खदानों का नाम क्या है आपका, भारवेली की खदानें हैं। मैग्नीज की खदानें किस नाम से जानी जाती हैं,
भायवेली, जिला बालाघाट है, जगह का नाम भायवेली है। भायवेली की खदानें हैं और तांबा की जो खदानें हैं वो मलाज खंड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये भी आपका जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये भी बालाघाट जिले में ही आता है तांबा, और उस क्षेत्र का नाम है, यहाँ पे ये खदान है वो है आपका मलाज खंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लास्ट 2018 में जो जेल पे का एग्जाम हुआ है उसमें ये मलाज खंड करके ये क्वेश्चन आया है आपका, है ना। मध्य प्रदेश में तांबे की खदान को किस नाम से जाना जाता है, तो मलाज खंड के नाम से जाना जाता है, मलाज खंड क्षेत्र की खदानें हैं। ठीक है, और ये मलाज खंड कहाँ पड़ता है आपका, तो बालाघाट जिले में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये फेमस है आपका। सो तांबा और मैग्नीज खनिज बहुतायत में पाई जाती हैं, बालाघाट जिले में पाई जाती हैं ये दोनों ही खनिज आपके। ठीक है, और सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी में से बुरहानपुर का दर्रा निकलता है, बहुत इंपोर्टेंट है आपका, जो कि दक्षिण पहुंचने के लिए प्रमुख मार्ग था, है नहीं क्योंकि अब तो कई साधन हो चुके हैं। पहले जब पैदल यात्रा होती थी उस टाइम पर जो है बुरहानपुर का दर्रा जो है, ये पास जो है, दर्रा का मतलब पास होता है, दो पहाड़ों के बीच में से निकला हुआ रास्ता क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। और ये जो है बुरहानपुर का दर्रा जो है उत्तर से जो लोग आते थे और दक्षिण में जाते थे वो उनके लिए यही एक रास्ता होता था, क्योंकि बाकी सब जगह पर्वत है आपकी और बीच में से यही एक रास्ता निकला हुआ था, इसीलिए इसको दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुरहानपुर को दक्षिण का द्वार। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। बुरहानपुर को दक्षिण का द्वार या दक्षिण का द्वार कहा जाता है आपका, क्योंकि उत्तर से आने वाले जितने भी लोग थे वो सब इसी पास से होकर के गुजरते थे, यहीं से होकर के निकलते थे। तो ये बुरहानपुर का दर्रा आपका सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ये जो सबसे निचला जो जिला है ना आपका, ये वाला, ये लटकता सा दिखाई दे रहा होगा, ये आपका छोटा सा, ये बुरहानपुर जिला है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। यदि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। हेलो, हाँ बोलिए। चलो मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, है ना। सो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए। यदि इनमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछिए, नहीं तो फिर मैं जो है अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूं अगला, है ना। सो नेक्स्ट है आपका सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। ये पॉइंट तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपका, दक्षिणी सीमा बनाती है ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी 3 उपखंडों में विभाजित है, जिसे राजपीपला का पर्वत, महादेव पर्वत और चंद्राकृति लिए हुए मैकाल पर्वत कहा जाता है। यानी ये जो पूरा पर्वत है आपका 3 खंडों में बटा हुआ है, आपने देखा होगा। एक पर्वत बड़वानी से लेके जो है आपका बुरहानपुर तक है, फिर बुरहानपुर का पास है, उसके बाद में फिर एक पर्वत है आपका, और फिर एक पर्वत आपका ऐसे चंद्राकृति लिए हुए है आपका, जिसको मैकाल पर्वत बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी पर्वत श्रृंखला 3 खंडों में बटी हुई है, राजपीपला, महादेव और मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी आपका चंद्राकृति लिए हुए है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि मैकाल पर्वत की आकृति किस प्रकार की है, तो चंद्राकृति है। क्या हुआ, आवाज सही नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ आएगी आएगी अभी आ रही है सर। ठीक है, आएगी, थोड़ी देर आप सुनते हो, नेटवर्क की समस्या हो जाती है इसलिए नहीं आती है। आप जहाँ से बैठे हो सकता है वहाँ नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, आ जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें। इस पहाड़ी क्षेत्र से नर्मदा,
ताप्ती, गोदावरी, बैनगंगा, छोटी तवा, सक्कर, गार, वर्धा, ये नदियां पाई जाती है। पहले भी मैंने बताया था, ये पॉइंट आया था, लेकिन उसमें कम नदियां थी, यहाँ पे काफी बड़ी नदियां हैं आपकी, ठीक है, काफी ज्यादा नदियां हैं। तो ताप्ती, गोदावरी, बैनगंगा, तवा, छोटी तवा। अब ये गोदावरी आपकी महाराष्ट्र में चली गई है, अब गोदावरी तो महाराष्ट्र में पहुंच गई है, लेकिन ये बाकी सारी नदियां जो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी सीमा पर स्थित है, ठीक है, जिनमें ताप्ती सबसे प्रमुख है, जो कि आपका बैतूल से निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए जो है आपका गुजरात में प्रवेश करती है। मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जाती है ताप्ती नदी, और गुजरात में जाकर के ये आपका विलय हो जाता है इसका सागर में जाकर के। तो इसको अपन आगे पढ़ेंगे इन सभी नदियों के बारे में। तो ये इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। ये कुछ सहायक नदियां हैं आपकी, जैसे सक्कर नदी है, ठीक है, ये सक्कर है, दूधी है, तवा, ये सब आपकी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। सो इनको भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इस पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। और मैकाल श्रेणी में स्थित अमरकंटक के पठार से 3 नदियों का उद्गम होता है, आपका सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, इसीलिए इसको वाटर शेड के नाम से भी जाना जाता है। ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, वाटर शेड के नाम से किसको जाना जाता है? अमरकंटक के पठार को। क्यों जाना जाता है वाटर शेड के नाम से? क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। 3 प्रमुख नदियां अपने भारतवर्ष की, केवल मध्य प्रदेश की नहीं, भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका नर्मदा नदी, सोन नदी, 2 बहुत फेमस नदी हैं आपकी। इनका उद्गम आपका अमरकंटक के पठार से ही होता है। अमरकंटक जो है आपका किस जिले के अंतर्गत आता है? तो अमरकंटक अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, अनूपपुर जिले के अंतर्गत अमरकंटक आता है। और वहां से जो है आपका नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी, इन 3 नदियों का उद्गम होता है। तो ये पॉइंट है आपके सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, यहाँ पे ये कंप्लीट होती है। अब यदि इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो किसी प्रकार का, तो वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो, यदि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है आपको तो। सर जोहिला नर्मदा एक और कौन सी थी? सोन नदी, ठीक है, जोहिला, नर्मदा और सोन नदी, ये 3 नदियां जो हैं निकलती हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के संबंध में बताया, फैक्ट बताए सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के संबंध में। इस तरीके से हमारे 6 क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र कंप्लीट हो गए मध्य प्रदेश के। अंतिम और सबसे छोटा क्षेत्र बचा हुआ है, जो कि है आपका बघेलखंड का पठार। ऐसा नहीं है कि बघेलखंड का पठार वास्तविकता में छोटा हो, हमारे मध्य प्रदेश में बहुत कम है, बाकी ये पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में है आपका, ये फैला हुआ है बघेलखंड का पठार, ठीक है, मध्य प्रदेश में काफी कम है ये आपका। सो हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं इसके बाद। अरे एक और स्लाइड है अभी तो इसमें, अभी एक स्लाइड और है अभी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में आपका। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर की है और औसत ऊंचाई 770 किलोमीटर की है। ये पूरी पर्वत श्रृंखला की बात चल रही है यहाँ पे। ये जो पूरी पर्वत श्रृंखला है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 900 किलोमीटर है और जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है आपकी? 770 किलोमीटर है आपकी औसत, 770 मीटर है आपकी औसत ऊंचाई। तो ये आपका सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी की लंबाई और ऊंचाई को बताया गया है। अच्छा, ये आपको पता है, इसमें मैंने बताया भी है कि पूर्व से लेके पश्चिम तक मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक? 70। हाँ जी, 870। 870, ठीक है। और उत्तर से लेके दक्षिण तक की कितनी है आपकी? 605। 605। हाँ, 605 है आपका उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है आपकी, ये फैली हुई है पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर, आप कैसे भी मानो। तो इसकी लंबाई कितनी है आपकी? 900
किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट पॉइंट, इस पर्वत श्रेणी पर पचमढ़ी की चोटी आती है, ठीक है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पचमढ़ी की चोटी पर पचमढ़ी बसा हुआ है आपका, और 1067 मीटर उसकी ऊंचाई है, और इसको सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ठीक है। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है, ये अपन पढ़ चुके हैं। धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, जो 1350 मीटर है, जिसकी ऊंचाई होशंगाबाद जिले में स्थित है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं इसके संबंध में। और कुछ अन्य चोटियों के नाम, बड़वानी पहाड़ है आपका 641 मीटर की, और काली भीत पहाड़ी है 770 मीटर की। ये काली भीत पहाड़ बैतूल जिले में आता है आपका, और काली भीत अभ्यारण्य भी है बैतूल जिले में आपका। काली भीत अभ्यारण्य है जो कि काले भालुओं के संरक्षण के लिए जाना जाता है। काली भीत अभ्यारण्य बैतूल जिले में पाया जाता है आपका, ठीक है, काले भालुओं के संरक्षण के लिए। तो ये आपकी अन्य चोटियों के नाम है इसमें। और एक है आपका बिजलगढ़ पहाड़ी। बिजलगढ़ पहाड़ी कितनी है आपकी 849 मीटर, 849 मीटर, ये आपका बिजलगढ़ की पहाड़ी है। तो ये अलग अलग चोटियां हैं जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, और उनकी ऊंचाई, और इन सब में सबसे ऊंची कौन सी है, तो वो आपकी जो है धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची है, ठीक है। आप एक काम करना कि जितनी चोटियां मैंने बता दी इसमें अभी तक मध्य प्रदेश में, जो मैंने भौतिक क्षेत्र बताया आपको, सिगाई की चोटी बताई, जाना पाप पहाड़ी बताई, सिद्ध बाबा की चोटी बताई, 3-4 नाम ये लिखे हुए हैं। इन सबको एक अलग पेज पर नोट कर लो, मध्य प्रदेश की चोटियां। तो 2 कॉलम बनाओ उसमें आप, एक तरफ चोटियों के नाम, 3 कॉलम बनाओ, एक तरफ चोटी के नाम, बीच वाले कॉलम में उसकी ऊंचाई हाइट, और लास्ट वाले कॉलम में वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वो क्षेत्र आपका है ना। देखो मैंने तो आपको डिटेल बता दी, अब इनको आपको नोट्स इसके आपको अच्छे से बिल्कुल अलग अलग कैटेगराइज करके आप बनाओगे। जितनी अच्छी मेहनत आप करोगे उतने आपको याद बनी रहेगी। इस तरीके से जैसे मैं सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ, ये सुनते रहने से आपको नहीं याद होगा, ये बात आप ध्यान रखो, भूल जाओगे आप। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे इस पे, तब तक ये आपको याद नहीं होगा। मैं आपको समझा देता हूं, आपकी समझ में आ जाता है नो डाउट, लेकिन जब तक आप इसको खुद लिख के नहीं देखोगे, छांट छांट के अलग अलग बना के नहीं देखोगे, तब तक ये चीजें आपको याद नहीं रह पाएंगी लॉन्ग टाइम के लिए। आप ये चाहते हो कि लंबे समय तक ये याद रह पाए, तो आपको यही एक तरीका है। मैं कई बार बताता रहता हूँ आपको नक्शा कैसे याद करना है, चीजें कैसे याद करनी है, उन पॉइंट को आप ध्यान में रखते रहो और उसी तरीके से इसको बनाते रहो, ठीक है। सो जो मैंने आपको बताया है इतना काम आपका है। आप जो है एक पेपर में 3 कॉलम की टेबल बनाएं, मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियां, चोटियों के नाम, उनकी ऊंचाई, और वो किस क्षेत्र में आती हैं, वो क्षेत्र आपको लिखना है। कोई कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहे थे आप, बताओ। सर मैं मैप के लिए बोल रही थी, मतलब मैप मेरे को नहीं हो पाता है। आप बता रहे हैं ना कि मैंने मैप बताया था, नहीं मालूम आपने कब बताया। नहीं तो मैप का मैंने ये बताया है कि आप मार्केट से 10 रुपए का एक मैप आ जाता है बड़ा मध्य प्रदेश का, ठीक है, हाँ। करंट मैप, राजनीतिक नक्शा बोलते हैं उसको, वो लाके दीवार पे लगाएं, उसको देखें आप। कई बार पर डे आप देखोगे तो आपको जिलों की लोकेशन याद करनी है ना। अब आपसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि बालाघाट जिला मध्य प्रदेश के किस दिशा में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको नहीं पता होगा, या इस जिले के समीप पे कौन सा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। आप अगर पुरानी बुक्स उठा के देखोगे तो उसमें दिशा पर आधारित क्वेश्चन या आपकी लोकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जब पेपर ज्यादा टफ बनता है तो इसी तरह के क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उसमें एक बार एक क्वेश्चन आया था आपका कि नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है। अब इसमें आपको देखना है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में जिले कौन से आते हैं और उन जिलों में कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है। पता है किसी को नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है? अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? नहीं पता होगा किसी को आपका। नर्मदा नदी के दक्षिण में आपका जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें?
चलो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला जो लास्ट बचा हुआ है उसको देखते हैं। आखिरी अपना बचा हुआ है इसमें बघेलखंड का पठार, जिसको पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। ये बघेलखंड का पठार जो है पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो इसके संबंध में देखते हैं। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पठार बघेलखंड का पठार है, जो कि मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित है। ठीक है, बहुत कम जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगर अपन यहाँ पे इन क्षेत्रों की बात करें तो सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आपके आते हैं। प्रमुख रूप से ये उमरिया वगैरह का जिला यहाँ पे आ जाता है आपका, उमरिया वगैरह। तो ये सारे जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके बाद में फिर अपन जो है आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी स्लाइड देखते हैं जल्दी से। विस्तार इसका मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में बिहार तथा दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है। ये इसका जो है पूरा एक नक्शा बताया गया है बघेलखंड के पठार का, कि इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है। यानी कि अगर अपन यहाँ पे इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। इधर आपका पूर्व दिशा में आपका बिहार, अब तो झारखंड बन गया है, वहां पर झारखंड लगा हुआ है। ठीक है, और नीचे की तरफ आपका जो है दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है बघेलखंड के पठार में। बघेलखंड का पठार सोन नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, सोन नदी के दक्षिणी क्षेत्र को आपका बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। इस पठारी क्षेत्र में कोयला अधिक पाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है शहडोल, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, ये पूरा क्षेत्र आपका कोयला क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे कोयला की बहुतायत पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला इसी क्षेत्र के तहत पाया जाता है, यहीं आपका मिलता है। और यह पठार गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, सो ये पठार आपका कौन सी चट्टानों से निर्मित है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है। गोंडवाना क्रम से क्या मतलब है, ये मैंने आपको बताया ही था कि प्राचीन काल में जो अपना अर्थ था या धरती है, उसके दो खंड हुए, और जो इसका दक्षिणी भाग था वो आपका गोंडवाना क्रम के नाम से या गोंडवाना के नाम से आपका जाना गया। ठीक है, सो अपने भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, जिसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, वो गोंडवाना भूमि का ही हिस्सा है वास्तविकता में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी टाइम का ये आपका बघेलखंड का पठार है, उन्हीं चट्टानों से निर्मित है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और यदि इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो क्वेश्चन आप पूछ लें जल्दी से, है ना, जिससे फिर अपन जो है आगे की तरफ नेक्स्ट देखते हैं। इसे पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है तथा यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो ये मैं आपको बता भी चुका हूं पहले, आपका पूर्वी पठार है ना, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में फैला हुआ है ये। इस पठार का निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ, ये अपन अभी पढ़ी चुके हैं, तथा सोन और जोहिला नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं। इस पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आपका 21,577, ठीक है, वर्ग किलोमीटर का इसका कुल क्षेत्रफल है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैसे इसका जो कुल क्षेत्रफल है बघेलखंड के पठार का, वो इसमें लिखा नहीं है, 1,40,000 वर्ग किलोमीटर का है। बघेलखंड के पठार का कुल क्षेत्रफल 1,40,000 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से
आपका 21,577 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में है और बाकी का पूरा क्षेत्र आपका जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है आपका, यानी मध्य प्रदेश में काफी कम है और छत्तीसगढ़ में ये आपका काफी ज्यादा फैला हुआ है बघेलखंड का पठार। सर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो फर्स्ट नंबर पे है सर पर काय को अपने मध्य प्रदेश में थी ना सर, मध्य प्रदेश को छोड़ के ना, मध्य प्रदेश के हिसाब से तो ये आपका सबसे अंतिम नंबर पे है ना। और वैसे आपका जो भी इसका क्षेत्रफल होगा वो भारत की दृष्टि, अगर अपन भारत को पढ़ेंगे तब फिर वहां पे आएगा आपका कहीं पहले नंबर पे है कि दूसरे नंबर पे है। और भी इससे बड़े बड़े क्षेत्र है, आपका दंडकारण्य का पठार इससे बड़ा क्षेत्र है आपका। तो लेकिन यहाँ पे अपन केवल मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो सबसे कम है ये आपका। सर मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल कितना है इसका? मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल कितना है इसका? बताया तो मैंने 21,577 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश में इसका कुल क्षेत्रफल, जो कि कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस क्षेत्र के अंतर्गत सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी ये जिले पड़ते हैं। सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी ये सारे जिले आपके जो है इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस पूरे क्षेत्र में चावल का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है ना। वैसे भी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। चावल की खेती सर्वाधिक होती है छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में। ठीक है, तो इस क्षेत्र में ये छत्तीसगढ़ से ही लगा हुआ है आपका क्षेत्र, तो यहाँ पर भी चावल की खेती बहुतायत में होती है। ठीक है, इस क्षेत्र में लाल पीली एवं पथरीली मिट्टी पाई जाती है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, लाल पीली एवं पथरीली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो अब इसको अपन अभी पढ़ेंगे मिट्टियों को, अगला चैप्टर हमारा जो है वो मिट्टियां ही होगा, मध्य प्रदेश की मिट्टियां, उनको ही अपन पढ़ेंगे। कौन कौन सी मिट्टियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं उनको अपन देखेंगे। ठीक है, सो ये पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। यदि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछें और इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें जल्दी से। ठीक है, और यदि कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसमें आपको ध्यान में रखना है बघेलखंड के पठार के संबंध में कुछ पॉइंट, जो विशेष पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है आपका ये। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल केवल 7.7 क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पे चावल की खेती का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ पठार है, पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। ये इसके कुछ पॉइंट हैं आपके जो मुख्यतः याद रखने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलो, अब इसका कुछ और पॉइंट है बघेलखंड के पठार से। जैसे शहडोल जिले के सुहागपुर से एशिया का सबसे गुणवत्ता वाला कोयला प्राप्त होता है। तो ये आपका शहडोल जिले के अंतर्गत सुहागपुर आता है और सुहागपुर से आपका सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला मिलता है। एशिया में सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला सुहागपुर से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में आपका जोइला, सोन, बनास ये नदियां मैंने आपको पहले ही बताई थी। अभी नदियों के नाम इसमें जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। बघेलखंड के सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिलों से कोयला प्राप्त होता है। ये रिपीटेड पॉइंट है ये आपके। ठीक है, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ, ये पॉइंट एक अच्छा है आपका। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले, मतलब पहले भी मैंने बताया था। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो सिंगरौली है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक कोयला प्राप्त होता है सिंगरौली से। और सिंगरौली अगर देखा जाए तो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो लास्ट वाला जिला है आपका, सबसे पूर्वी जिला है, ये सिंगरौली है, जो कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जानी जाती है। उमरिया जिले में लाख से चपड़ी बनाने का कारखाना स्थित है। ठीक है, ये मैंने एक बार पहले ही आपको बताया था। उमरिया जिला जो है आपका, जो कि इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर लाख से चपड़ी बनाने का काम होता है।
लाख हमें पेड़ों से प्राप्त होती है और उससे चपड़ी बनाने का काम जो है आपका उमरिया जिले में होता है। एकमात्र इस तरह का कारखाना है पूरे मध्य प्रदेश में जो कि उमरिया जिले में स्थित है। चपड़ी क्या है सर? ये चपड़ी क्या है आपका, लाख तो अपने को पेड़ों से प्राप्त होती है, फिर उस लाख को यूज में लाने लायक बनाया जाता है जिसका उपयोग अलग अलग जगह पे सरकारी विभागों में किया जाता है, तो वो चपड़ी कहलाती है आपकी। और वो किससे कहाँ पे बनती है आपकी उमरिया जिले में बनती है। क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं, तो जंगली जो फसलें होती हैं या जंगल या जो वन संपदा होती है उसको उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पे कई ऐसे काम होते हैं, ठीक है। सो उमरिया जिला आपका बहुत ज्यादा जंगलों से घिरा हुआ जिला है आपका, और यहाँ पे आपका लाख से चपड़ी बनाने का कारखाना स्थित है। सोहागपुर से ही मीथेन गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे मिले हैं आपके? सोहागपुर में मिले हैं मीथेन गैस के भंडार, ठीक है। सो ये पॉइंट हमने देखे, ये सारे पॉइंट थे आपके बघेलखंड के पठार के, ठीक है। सो अब यदि इसमें कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो, कोई कंफ्यूजन आपको किसी भी प्रकार का हो, तो वो आप मेरे से क्लियर कर लें, है ना, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो, है ना। क्योंकि अब ये पठार पूरे आपके खत्म हो गए। हमने 7 पठार पढ़ लिए पूरे मध्य प्रदेश के। इनके मुख्य रूप से डिवाइडेशन 3 थे। कौन कौन से डिवाइडेशन मैंने आपको बताए? मैंने आपको बताया था मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी और पूर्वी पठार। फिर मध्य उच्च प्रदेश के फिर से 5 भाग थे, जिसमें आपका मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ये मैंने आपको बताया। इस तरीके से टोटल 7 भौतिक क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा पठार कौन सा है आपका? मालवा का पठार है। और सबसे छोटा पठार कौन सा है आपका? तो बघेलखंड का पठार है, जो कि मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित है, ठीक है। सो ये आपको पॉइंट याद में रखनी है। मध्य प्रदेश का भूगोल हम ये चल रहा है आपकी यूनिट, अभी खत्म नहीं हुई है मध्य प्रदेश का भूगोल। अभी हमने भौतिक क्षेत्र खत्म किए हैं, इसके पठार खत्म किए हैं। अब मैं आपको इसमें मिट्टियां पढ़ाऊंगा, जलवायु पढ़ाऊंगा, नदियां पढ़ाऊंगा, इसके अंतर्गत वन संपदा पूरी पढ़ाऊंगा इसमें, जिसमें वन, राष्ट्रीय उद्यान और आपके अभ्यारण्य जो है इसके अंतर्गत अपन सारे पढ़ेंगे। तब ये आपका मध्य प्रदेश का भूगोल खत्म होगा, ठीक है। सो ये आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, अदरवाइज अभी 2 स्लाइड और बची हैं, उनको अपन देखते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड अपन देखते हैं। अब यहाँ पे पठार खत्म हो गए, अब पर्वत है आपका या पर्वत श्रृंखला है, इनको अपने को समझना है ना। मैंने आपको बताया था पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है। पर्वत ऐसे होते हैं जिनकी चोटियां होती हैं, ऊंची ऊंची, काफी ऊंची चोटियां होती हैं, और आपकी जबकि पठार भी ऊंचाई लिए हुए होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना पर्वत होता है। पठार का जो चोटी होती है वो समतल होती है, जबकि पर्वत की चोटी नुकीली होती है। तो ये आपको हमें समझना है। सो मध्य प्रदेश में अगर अपन समझें तो 3 पर्वत श्रृंखलाएं मध्य प्रदेश को छूती हैं, जिनमें विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है और एक अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि राजस्थान में स्थित है। हालांकि वो मध्य प्रदेश को नहीं छूता है, लेकिन वो राजस्थान में स्थित है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। सो यहाँ पे अपन विंध्याचल पर्वत को देखेंगे, विंध्याचल पर्वत के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो विंध्याचल पर्वत का पूर्वी हिस्सा जो सतपुड़ा पहाड़ी से आके मिलता है, उस पर्वत को मैकाल की पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? मैकाल की। यानी जैसे सतपुड़ा पर्वत यहाँ से आके चला जा रहा है आपका, और इस जगह आके मिले, यहाँ पे आ जाएगा शहडोल जिले के अनूपपुर में, अमरकंटक में, और ऐसे ये आपका जो है ये विंध्याचल पर्वत, और ये यहाँ पे आके मिल जाता है। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है आपका, ये क्या कहलाता है? मैकाल पर्वत कहलाता है। सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है आपकी? 752 मीटर है। सद्भावना शिखर, ये आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है। सद्भावना शिखर जो है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, 752 मीटर यानी 2467 फीट इसकी कुल ऊंचाई है, ठीक है। और आपका जो है इसमें विंध्याचल पर्वत के भी खंड हैं आपके, रीवा के पास में भांडेर की पहाड़ियां हैं और कटनी के पास में कैमूर की पहाड़ियां हैं, ये इसके खंड हैं, ठीक है। भांडेर की पहाड़ियां रीवा के पास में पड़ती हैं और कैमूर की पहाड़ियां जो है कटनी जिले के पास में पड़ती हैं। तो ये इसके कुछ पॉइंट हैं विंध्याचल पर्वत के, है ना। आप इनको देख लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, समझें। बीचों बीच में आपके जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पड़ती है ना। और उसके नीचे आपका जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आती है, ठीक है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, अगला इसमें दिया हुआ है आपका अरावली पर्वत है, आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये जो है आपका मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में है आपका और राजस्थान की ओर विस्तृत है आपका, यानी ये ज्यादातर किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है आपका ये पर्वत श्रृंखला जो है। और यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत जो है। और इस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर सिरोही जिले में माउंट आबू के पास गुरु शिखर है, ठीक है। गुरु शिखर कहाँ पड़ता है आपका, माउंट आबू में पड़ता है। माउंट आबू कहाँ पड़ता है आपका, ये जो है राजस्थान के सिरोही जिले के अंतर्गत आता है। काफी अच्छा पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है, हिल स्टेशन है माउंट आबू आपका। और उस पर गुरु शिखर है जो कि इसका सबसे ऊंचा शिखर है और उसकी कुल ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है गुरु शिखर की, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये अपन ने अरावली पर्वत के बारे में पढ़ा और सतपुड़ा के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला उसमें मैंने आपको बताया ही था, उसकी सारी चोटियां मैंने आपको बता दी हैं, 3-4 चोटियों के नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं उसमें, ठीक है। उसका फैलाव कहाँ कहाँ पे है ये सब मैंने आपको सतपुड़ा पर्वत के बारे में बताई दिया है, ठीक है। स्लाइड बैक करना सर, स्लाइड बैक करूं, हो गया सर। ये भी एक प्राचीन पर्वत है और सर वो भी एक प्राचीन पर्वत है, मतलब हाँ तो पर्वत तो सभी प्राचीन है लेकिन वो सबसे प्राचीन है। आप देखो ना इसमें ये क्या लिखा है, ये एक प्राचीन पर्वत है, ठीक है। और ये आपका ये संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। पर्वतों का निर्माण जो हुआ है वो एकाएक नहीं हो गया है, बहुत लंबी प्रक्रिया, आपकी लाखों वर्षों की प्रक्रिया के दौरान पर्वतों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो काफी लंबी जो है ये पर्वत श्रृंखला है। सबसे संसार का सबसे पुराना पर्वत अगर पूछा जाता है तो वो आपका अरावली पर्वत है। और वैसे तो सभी पर्वत प्राचीन ही है, नया कौन सा पर्वत है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें? ये जो पर्वत बने हैं आपके, बने कैसे हैं, है ना। हिमालय कैसे बना है आपका, अरावली पर्वत कैसे बना है, ये आप अगर भूगोल पढ़ोगे तो उसमें इनकी पूरी कहानी बताई है। ये जो आपका प्रायद्वीप का पठार है ये कैसे आके, कहाँ से आके जुड़ा, किस तरीके से आपके आके जो है जुड़ा आपका, और कैसे ये सारे पर्वत श्रृंखलाएं बनी है, मैदान कैसे बने हैं, तो वो सारे भूगोल में आपको पढ़ने को मिलेंगे। जब अपन भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें काफी डिटेल में इनको विस्तार से समझाया गया है कि कैसे ये सब बने हैं आपके। अभी आपको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, अपन भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक अलग पूरा सब्जेक्ट है अपने आप में, ठीक है। सो अगर इनमें अगर कोई और भी क्वेश्चन हो, आपका कंफ्यूजन हो, तो आप पूछें मेरे से। नहीं है तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको बंद करता हूं, है ना। और फिर आपको कल का बताता हूं अभी मैं। सो ये अपना आज का चैप्टर खत्म। मध्य प्रदेश के पठार, पूरा 7 पठार मैंने आपको बताए, बहुत इंपोर्टेंट थे, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं, नो डाउट। आप कोई भी एग्जाम देखोगे सभी में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र में से। और 7 पठार आपको याद करने हैं, इनका क्षेत्रफल याद करना है,
जो मुख्य मुख्य चीजें हैं आपको वो याद करनी है ना। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया ही, कैसे याद करना है मैंने तो आपको डिटेल बता दी। अब आपको इसको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है, और जितना अच्छी आप मेहनत कर लोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको लंबे समय तक याद रह पाएंगी। ये आपको करना है ना। तो एक काम तो मैंने आपको दिया ही है, आपको मध्य प्रदेश की जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं उन सबको आपको लिखना है, उनकी ऊंचाई लिखनी है, और जो है आपको एक तरफ जो है उनका क्षेत्र, किस क्षेत्र में वो पाई जाती है लिखना है। एक कागज पे लिख करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके और आप मेरे को भेज सकते हो, है ना। ठीक है, चलो ये मान लो अपन ऐसी पढ़ाई हो पाएगी, है ना। तो ऐसे ही आपको भी सीरियस होकर ही पढ़ना है। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।